गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे भी होंगे और स्वस्थ भी। मैं जीएम श्रीवास्तव आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10 से के हिंदी विषय से संबंधित कविता छाया मत छूना को विस्तार से पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले अलग अलग भागों में इस कविता के अलग अलग भागों का भावार्थ समझाने वाला हूँ और फिर अंत में मैं कुछ अतिरिक्त प्रश्न बोलूँगा जिसका उत्तर इन भावार्थों के आधार पे आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आप सब पुस्तक निकालें और उसमें छाया मत छूना कविता निकालें। और क्योंकि मैं इस कविता के अलग अलग भागों का अलग अलग भावार्थ समझाने वाला हूँ, तो आप यदि कविता को देखें तो समझने में आपको आसानी होगी। तो बच्चों, शुरू करते हैं। इस कविता को गिरिजा कुमार माथुर ने लिखा है। इसमें अलग अलग भाग तो हैं। इसमें सबसे पहला भाग है छाया मत छूना से लेकर भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण तक। ये पहला भाग है जिसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। कवि कहता है कि हे मन, तू पुरानी सुख भरी यादों को बार बार अपने मन में मत ला। उन्हें याद मत कर। ऐसा करने से मन में छिपा दुख और भी अधिक बढ़ जाएगा, अर्थात वह दोगुना हो जाएगा। हम मानव के जीवन में न जाने कितनी ही सुख भरी यादें छिपी रहती हैं। वे सुखद रंग बिरंगी छवियों की झलक और उसके आसपास मधुर यादों रूपी गंध सदा ही मन को मोहती रहती है। वे सदा ही हमें अच्छी लगती है। जब सुख बीत जाती है तब केवल सिर्फ उसकी यादें ही शेष रह जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब तारों से भरी सुखद चांदनी रात बीत जाती है तब यादें ही शेष रह जाती है। यहाँ कवि समझाना चाहता है कि तुम केवल सिर्फ उन्हीं यादों में डूबा हुआ मत रहो। कुछ वर्तमान तुम्हारे पास है, उसको अपने भविष्य के निर्माण के लिए उपयोग करो। छाया में जीकर अर्थात बीते हुए कल में जीकर मन को दोगुना दुख मिलता है, इसलिए इससे बचना आवश्यक है। दूसरा भाग है छाया मत छूना से लेकर जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। इसका अर्थ यह है कि कवि कहता है कि हे मन, जीवन में आने वाले दुखों के समय छाया रूपी सुख को मत छूना, क्योंकि इससे दुख कम नहीं होता बल्कि वह दोगुना बढ़ जाता है। मेरे जीवन में ना तो शानो शौकत है, ना ही धन दौलत है। मेरे पास ना तो मान सम्मान है और ना ही किसी प्रकार की पूंजी है। श्रेष्ठता और प्रभुता की प्राप्ति की इच्छा तो केवल धोखे के पीछे भागना है, अर्थात मृग तृष्णा है, उसके पीछे भागना है। जो नहीं है उसे प्राप्त करने की इच्छा है। हर सुख के पीछे दुख छिपा रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे चांदनी रात के पीछे अमावस्या की अंधेरी रात छिपी हुई रहती है। हे मन, जो अति मुश्किल सच्चाई है अर्थात जो वास्तविकता है, तू उसी की पूजा कर, उसे प्राप्त करने का प्रयत्न कर। क्योंकि यदि मृग तृष्णा में फंस गया या मन को भ्रमित कर लिया तो फिर किसी भी प्रकार से वर्तमान तुम्हारा प्रसन्नचित्त या सुखी नहीं हो सकता। इसका तीसरा और अंतिम भाग है दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं से लेकर छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। हमें आशावाद के सहारे जीने का संदेश देते हुए कवि कहता है कि हे मनुष्य, साहस होते हुए भी तेरा मन दुविधाग्रस्त है, अर्थात भ्रमित है। तुझे सफलता का रास्ता कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, किंतु मन के दुखों का कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है। माना
जीवन में दुख ही दुख है, लेकिन शरदकालीन सुहावनी रात के आने पर भी सुख रूपी चांद उदित नहीं हुआ है और वसंत के चले जाने पर भी फूल खिला है, तो भी दुखी मत हो। अर्थात समय पर यदि कोई वस्तु हमें नहीं मिले और बाद में अगर वो वस्तु मिले तो भी हमें कम से कम दुखी तो नहीं ही होना चाहिए, क्योंकि जो सुख तुझे जीवन में नहीं मिला उसे भूल जा। जो सुख तुझे प्राप्त हो रहा है उसे खुशी से स्वीकार कर और वर्तमान का सामना करके अपने भविष्य का नया निर्माण करो। अर्थात जो तुझे प्राप्त हो रहा है, अर्थात मनुष्य को जो भी प्राप्त हो रहा है उसमें ही स्वयं को संतुष्ट कर लेना आवश्यक है, क्योंकि यदि मनुष्य स्वयं को संतुष्ट कर ले तो फिर आने वाले कल के बारे में सोच सकता है और वर्तमान को आधार बनाकर आने वाले कल को सुरक्षित कर सकता है अथवा उसमें सुख का संचार कर सकता है। बच्चों, यह था तीसरा और आखिरी भाग का भावार्थ। इसमें कुछ शब्द हैं जिसके अर्थ पाठ के अंत में दिए गए हैं। आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, जिससे आपको समझने में और भी अधिक आसानी होगी। तो बच्चों, मैं कुछ इस पाठ से संबंधित अतिरिक्त प्रश्न बोलने जा रहा हूँ, आप इसे लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, हमें भविष्य का वर्णन कैसे करना चाहिए? इस कविता के आधार पर लिखिए। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, हमें भविष्य का वर्णन कैसे करना चाहिए? इस कविता के आधार पर लिखिए। दूसरा है, इस कविता में कवि दुविधाग्रस्त क्यों है? अर्थात इस कविता में कवि अपने विचारों में स्पष्ट क्यों नहीं है? ये सिर्फ दो ही प्रश्न हैं जिसके उत्तर आप लिख सकते हैं। अभ्यास के प्रश्न तो आप लिखेंगे ही। बच्चों, उम्मीद है कि आप सबको इस कविता का भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।